नमस्कार, मैं नीता साहू। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ पोजीशन या स्थिति सूचक मान। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। गीता स्कोर्स 66 इन द सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर। गीता को इंग्लिश लिटरेचर में 66 मार्क्स मिलते हैं, पर 66 मार्क्स के आधार पर हम ये नहीं पता लगा पाते कि गीता की इंग्लिश लिटरेचर में योग्यता कैसी है। हो सकता है वो क्लास में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली लड़की हो और हो सकता है वो सबसे कमज़ोर छात्रा भी हो। तो इसके लिए हमें ये आवश्यक है कि इंग्लिश लिटरेचर में क्लास में या समूह में अन्य प्राप्तांकों की तुलना में इन नंबरों की क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, तभी हम ये बता सकते हैं कि उसकी योग्यता कैसी है। तो मेजर्स ऑफ पोजीशन क्या है? मेजर्स ऑफ पोजीशन या स्थिति सूचक मान वे प्राप्तांक हैं जो कि किसी समूह या किसी पॉपुलेशन में किसी एक सिंगल वैल्यू या किसी एक डेटा की स्थिति या उसकी प्लेस को बताते हैं। उसकी पोजीशन क्या है, वो किस जगह पर स्थित है, ये बताने वाले जो भी मान होते हैं उन्हें हम स्थिति सूचक मान या मेजर्स ऑफ पोजीशन कहते हैं। इट इंडिकेट्स इट्स पोजीशन विद इन अ गिवन डेटा सेट। मेजर्स ऑफ पोजीशन डिवाइड द ऑर्गेनाइज्ड डेटा इन इक्वल पार्ट्स। क्रमबद्ध रूप से जो व्यवस्थित डेटा है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उनको बराबर पार्ट्स में या बराबर टुकड़ों में बांटता है ये मेजर्स ऑफ पोजीशन या स्थिति सूचक मान। वैसे तो स्थिति सूचक मान बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो प्रयोग में आते हैं वो है परसेंटाइल, सेंटाइल। परसेंटाइल या सेंटाइल एक ही है। डेसाइल्स, क्वार्टाइल्स आर मोस्टली यूज्ड टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ सिंगल वैल्यू इन अ डेटा सेट। मेजर्स ऑफ पोजीशन को हम परसेंटाइल, सेंटाइल, डेसाइल, क्वार्टाइल और परसेंटाइल रैंक से हम व्यक्त कर सकते हैं। परसेंटाइल या सेंटाइल क्या है? तो परसेंटाइल या सेंटाइल वे प्राप्तांक हैं जो आकार के अनुरूप क्रमबद्ध जो प्राप्तांक है। क्रमबद्ध प्राप्तांक मैंने पहले बताया कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हमारा जो डेटा है उसको हम 100 बराबर भागों में ये शतांक बांटता है। चूँकि 100 बराबर भागों में बांटता है, अगर हम किसी डेटा सेट को या किसी लाइन को अगर उदाहरण के लिए हम बताएं, लाइन को अगर हमें 100 टुकड़े करने हों तो हमें क्या करना होगा, केवल 99 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और उस लाइन के हम 100 टुकड़े कर पाएंगे। इसीलिए शतांकों की संख्या कितनी होती है? 99 शतांक। तो और इसको हम percentile divides the organized data or scores in 100 equal parts. A percentile is a score below which a given percentage of a score in its frequency distribution falls. जैसे ये प्रतिशतांक या शतांक वे प्राप्तांक हैं जिनके नीचे एक निश्चित जो भी प्राप्तांक हैं उसको वो प्रतिशत में दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए द 50th परसेंटाइल is a score below which 50% of the score in the distribution may be found. Percentile is denoted by PK. PK संकेताक्षर से इसको हम व्यक्त करते हैं, जहाँ पे K क्या है? K उस शतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की जो संख्या है उसको प्रतिशत में दिखाता है। जैसे अगर P10 है तो P10 वो प्राप्तांक होता है जिसके नीचे 10% छात्र अंक प्राप्त करते हैं। ये परसेंट में इसको डिनोट करता है। तो P तो वो नंबर हो गया, और लेकिन जो 10 हो गया या वो क्या हो गया, वो प्रतिशत को डिनोट करता है। इसी तरह जैसे अगर P70 है तो P70 वो स्कोर है जिसके नीचे 70% छात्र अंक प्राप्त करते हैं। परसेंटाइल फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड या अवर्गीकृत समंकों से शतांकों की गणना कैसे की जाए? तो इसके लिए सबसे पहले डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, देन यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला परसेंटाइल इज कैलकुलेटेड। परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला है PK इज इक्वल्स टू NK अपॉन 100 प्लस 0.5। तो जो 0.5 जो नंबर आएगा वो ही हमारा क्या होगा? स्थिति सूचक मान या परसेंटाइल या प्रतिशतांक होगा। एग्जाम्पल, कैलकुलेट P25, P57 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और डेटा क्या है? ये कुछ स्टूडेंट्स के प्राप्तांक हैं 48, 10, 20, 25, लेकिन अभी ये क्या है? किसी भी क्रम से व्यवस्थित नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें हम असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में हम
इसको अरेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद ये डेटा हो जाएगा हमारा 10, 11, 12, 16, 20, 25, 31, 35, 12 एंड 14। इसके बाद हम इसकी एक नंबरिंग भी कर देंगे। जैसे 10 जो नंबर का जो डेटा है यानी वो नंबर 1 पर है, एक क्रम भी इसको हम दे देंगे, नंबर 1, 2, 3 करके। इस तरह से ही हमारे पास जो नंबर कितना है, ये n कितना है हमारा 10। तो ये 10 प्राप्तांक है स्टूडेंट्स के, 10 स्टूडेंट्स के स्कोर्स हैं यहाँ पर। अब फॉर्मूला हमने पहले भी देखा है, तो फॉर्मूला हमारा ये है। फॉर्मूले के लिए अब इसमें हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, ये n के अपॉन 100 क्या है, तो n हमारा यहाँ पर क्या है 10 है। और क्या के हमें क्या निकालना है, के क्या है हमने पहले बताया, के वो परसेंट होता है जो कि उससे जो p से नीचे जितने भी प्राप्तांक है उसको परसेंट में दिखाता है। तो के हमें यहाँ कितना कैलकुलेट करना है 25, ठीक है। तो 25 को हमें तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर P25 के लिए हमें n के अपॉन 100 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, n हमारा हो गया 10 और k हमारा जो हमें निकालना है वो है 25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये निकल कर आता है 2.5। अब 2.5 नंबर ये हमारा क्या होगा P25। लेकिन अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 2.5 जो यहाँ पर निकल कर आया था, 2.5 को ये देखिए, ये 2.5 हमारा निकल कर आया यहाँ पर n के अपॉन 100 को सॉल्व करने पर। तो n के अपॉन 100 हमारा क्या निकल कर आया है 2.5। अब 2.5 में हमको क्या करना है 0.5 भी ऐड करना है। ये हमने इसमें ऐड किया तो क्या निकल कर आया 3। तो 3 जो नंबर आया है, 3 हमारा आंसर आया है। तो 3 यानी थर्ड स्कोर ही हमारा P25 होगा। अब थर्ड स्कोर पहले कहा था कि इसको हम एक ऑर्डर दे देते हैं या इसको एक हम क्रम दे देते हैं। तो हमारा थर्ड स्कोर कौन सा हुआ 1, 2 एंड 3। तो 12 नंबर ही हमारा क्या होगा P25। तो P25 इज इक्वल्स टू 12। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दूसरा है कैलकुलेट P57 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो वही एग्जांपल है, यहाँ पर भी ये नंबर्स हैं हमारे 10 स्टूडेंट्स के नंबर हैं, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है और इसका भी एक सीक्वेंस हो गया 1, 2, 3, 4, 5 करके 10 तक डेटा। हमारा फॉर्मूला ये है। फॉर्मूले के लिए जैसे हमने पिछली बार अभी हमने क्या किया था, P25 को निकाला था और अब की हमें क्या निकालना है P57 को निकालना है। तो P57 के लिए फिर से हम क्या करेंगे n के अपॉन 100। तो n हमारा 10 है, k हमारा यहाँ पर 57 है और 57 को हम किससे डिवाइड करेंगे 100 से। तो कितना वैल्यू हमारी आ जाती है 5.7। तो 5.7 या 5.7 ही हमारा क्या होना चाहिए, 5.7 को हम क्या करेंगे इसमें हम ऐड करेंगे। 5.7 प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 6.2 स्कोर, ठीक है। तो ये ही स्कोर हमारा P57 होना चाहिए। लेकिन जब वैल्यू हमारी दशमलव में आती है या ये होल नंबर नहीं है, तब हमें क्या करना है, इसके लिए भी हमें और क्या करना है आगे 6.2 जो हमारा आंसर आया था, इसमें हम क्या करेंगे फिर इसके लिए क्या करना होता है, जो हमारा होल नंबर होता है, होल नंबर हमारा यहाँ पर 6 है। तो 6 जो भी 6 स्कोर होगा, 6 स्कोर हमारा यहाँ पे क्या है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 नंबर हमारा 6 नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे और उसका एक और अगला जो नंबर है यानी जो 7th नंबर है उसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 6th नंबर हमारा हो गया 25 और 7th नंबर हो गया हमारा 31। इसको हम माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम 0.2 से उसको हम क्या करेंगे इनटू करेंगे। यानी जब भी दशमलव में संख्या आएगी तो हम क्या करेंगे होल नंबर के जो अगला और पिछला जो नंबर है, जो नेक्स्ट नंबर है, उससे हम उसको माइनस करेंगे और साथ साथ जो उसका दशमलव में जो संख्या है उससे हम इनटू करेंगे। इनटू करने के बाद हमारा क्या आंसर आता है 26.2। तो यानी फिर जो हमारा P के यहाँ पर P57 हमारा क्या है 26.2, यानी वो यहाँ कहीं लाई करेगा। तो ये हमारा 2 एग्जाम्पल हो गए। अब हम देखते हैं परसेंटाइल या सेंटाइल्स फ्रॉम ग्रुप डेटा।
इसको सेंटाइल्स इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जैसे अभी हमने पहले बताया कि परसेंटाइल ये मान पूरे सभी मान को हम 100 बराबर भागों में बांटते हैं। 100 बराबर भागों में बांटने की वजह से ही इसको हम शतांक या सेंटाइल्स भी कहते हैं। अब ग्रुप्ड डेटा से हम किस तरह से परसेंटाइल कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट P10 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसका फॉर्मूला है हमारे पास Pk इज इक्वल्स टू L प्लस NK अपॉन 100 माइनस CFP अपॉन F इंटू I। तो इसको हम एक टेबल से समझते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक टेबल में यहाँ पे दिख रहा है कुछ क्लासेस यहाँ पे दी हुई हैं, ये फ्रीक्वेंसी उसकी है और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना हम पिछले वीडियो में पहले बता चुके हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें लगातार इन मार्क्स को एक दूसरे में हमें ऐड करते रहना होता है और इसका जो टॉप पर जो नंबर आता है, जो टोटल आता है, वही हमारा इनको फ्रीक्वेंसी को टोटल करने पर भी वही नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं n हमारे पास 100 है, इंटरवल 10 है और ये क्लासेस 10 से लेकर 99 तक बनी हुई हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले P10, चूँकि हमें P10 निकालना है तो अभी हमने पिछले जो अनग्रुप्ड डेटा था जिस तरह से हमने वहाँ पर निकाला था NK अपॉन 100, सेम उसी तरह से यहाँ पर हम पहले P10 की वैल्यू निकालेंगे। तो P10 की वैल्यू निकालने पर आंसर, इसको कैलकुलेट करने पर क्या आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए n हमारा क्या है 100 है, डेटा में हमने क्या प्लेस किया, n हमारा 100 है, k हमें कितना निकालना है 10 निकालना है। तो इसको इंटू करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये हमारा फॉर्मूला ही इस तरह का है कि इसमें हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या वैल्यू आती है हमारी 10। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि ये फाइंड आउट करना कि P10 इस टेबल में या जो ग्रुप डेटा है उसमें P10 कहाँ पर लाई करता है या कहाँ पर स्थित होता है। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं P10 वाली जो कैटेगरी है वो क्या है, P10 का क्लास कौन सा है, ये है 30 to 39 वाली क्लास में P10 कहीं आएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, F है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 है। तो इसको हम आगे इसको हम आगे डेटा में हम कैसे प्लेस करेंगे, पहले हम सारी क्या चीज़ें हमें चाहिए इस फॉर्मूले के लिए, पहले हमें चाहिए L का मतलब है लोअर लिमिट, ये भी पहले हम बता चुके हैं आपको। तो लोअर लिमिट क्या है, ये क्लास हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया, तो इसकी लोअर लिमिट हमारी है 29.5। CFP यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो कितनी है 6 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 है और इंटरवल हमारा है 10। इन सभी को डेटा को हमें फॉर्मूले में प्लेस कर दिया हमने। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा P10 कितना आया है 37.5। देखिए L हमने यहाँ पे प्लेस किया लोअर लिमिट, फिर हमारा NK अपॉन 100 को सॉल्व करने के बाद ये 10 आया था वो हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद 6 हमारा क्या है CFP क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो, फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 और इंटरवल कितना है 10 और इसको हमने सॉल्व करने के बाद क्या आ गया हमारा P10 37.5, यानी वो P10 का क्लास कौन सा है ये हमने पहले आइडेंटिफाई किया था। वैल्यू कितनी निकल कर आई है 37.5, यानी P10 कितना है 37.5। तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।